नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं दीपक सोनू स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो सीरीज में। आज के सेशन में हम लोग 5 से 6 क्वेश्चन करेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन आपको अलग अलग टॉपिक से मिल जाएगा। फर्स्ट सवाल है, देख लीजिए। यहाँ पर आपको क्या निकालना है, कितने बिल का खपत होगा उसके बारे में बताना है। सेकेंड सवाल आपको ग्रेविटेशनल फोर्स से मिल जाएगा। तीसरा सवाल हम यूज करेंगे गुरुत्वीय त्वरण का। गुरुत्वीय त्वरण का यूज करके बताएंगे कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। ठीक है, चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। इसमें आपको नंबर ऑफ यूनिट बताना है कि कितने यूनिट का खपत होगा। आप अपने घर में देखते होंगे कि अलग अलग वाट के बल्ब लगे रहते हैं, या फिर आप मिक्सी मशीन यूज करो या फिर कोई भी चीज़ यूज करो, अलग अलग वाट के होते हैं। तो आपको निकालना है कि एट द लास्ट कितने नंबर ऑफ यूनिट बने हैं। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम एक फार्मूला अपनाते हैं। आप टाइम एंड वर्क पढ़े होंगे, समय और कार्य पढ़े होंगे अर्थमेटिक मैथ में। एक फार्मूला पढ़ा होगा MDH करके, याद आ रहा है? अगर नहीं भी पढ़े होंगे तो आप पढ़िएगा टाइम एंड वर्क में। ठीक है, क्या होता है MDH? कितने मैन थे, कितने दिन के लिए काम किए और कितने घंटे के लिए काम किए। यही फार्मूला सेम टू सेम फार्मूला यूज करेंगे, लेकिन अलग अलग फॉर्म में यूज करेंगे। कैसे, देख लीजिए, आपको भी बताते हैं। नंबर ऑफ यूनिट निकालने का फार्मूला, नंबर ऑफ यूनिट निकालने का फार्मूला, पावर मतलब कितने वाट का बल्ब यूज करते हैं या फिर कितने वाट का मिक्सिंग मशीन यूज करते हैं, कुछ भी, मतलब पावर उसका बताना है। कितने डे के लिए, कितने दिन के लिए और उसके बाद कितने टाइम के लिए यूज करते हैं। जस्ट MDH वाला फार्मूला। कितने आदमी थे, कितने दिन के लिए थे और कितने घंटे के लिए थे। यहाँ पर आपको मैन को रिप्लेस करना है पावर से, बाकी आपके कितने दिन थे कितने घंटे हैं सेम रखना है। और क्या करना है, इसको 1000 से डिवाइड कर देना है। अगर 1000 से डिवाइड कर दीजिएगा ना तो आपको यूनिट में मिल जाएगा कितने यूनिट का बिजली बिल आपको मिला है। ठीक है, इस फार्मूला में आपको पुट कर दीजिए वैल्यू, आपको क्या क्या मिला है, आपको डायरेक्ट नंबर ऑफ यूनिट मिल जाएगा। कैसे पुट कर दीजिएगा, देख लीजिए। कितना दिया है पावर 60 वाट का एक बल्ब है, तो आप पावर की जगह 60 पुट कर दीजिए। उसके बाद डे कितना है, 5 घंटे, तो डे तो नहीं है, 30 दिन का दिन है, 30 पुट कर दीजिए। ठीक है, टाइम दिया हुआ है प्रत्येक दिन 5 घंटे के लिए यूज होता है, तो 5 पुट कर दीजिए और इसको 1000 से भाग कर दीजिए। यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दीजिए। यहाँ पे कितना होगा, 36 18 25 90, 90/10 कट जाएगा, कितने बार में जाएगा, 9 यूनिट इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। ठीक है, अगर ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है तो आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। इसका पहले आंसर बताइए क्या होगा। देख लीजिए सवाल क्या है। एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगातार 20 घंटे तक जलाए जाते हैं, तो संपूर्ण विद्युत खर्चा क्या होगा उसके बारे में बताना है। यानी फिर से नंबर ऑफ यूनिट निकालना है। नंबर यूनिट निकालने के लिए क्या फार्मूला बताए थे, पावर कितना होगा, कितने दिन के लिए और कितने टाइम के लिए। इसको आपको 1000 से डिवाइड कर देना है, यही आपको नंबर ऑफ यूनिट मिल जाएगा। क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, एक सुरंग में 100 वाट का क्षमता वाले 5 बल्ब हैं। एक बल्ब का कितना क्षमता है, कितना पावर है, 100 वाट है, तो 5 बल्ब है, टोटल मिला के कितना क्षमता हो गया, पावर कितना हो जाएगा, टोटल 500 वाट का हो जाएगा। तो पावर का जाएगा 500 पुट कर दीजिए। डे है, टाइम है, कितने देर के लिए यूज किया जा रहा है, 20 घंटे के लिए यूज किया जा रहा है। डायरेक्ट आप यहाँ से केवल 20 मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसी को आप 1000 से भाग कर दीजिए। कितना मिलेगा, 3 जीरो से 3 जीरो चला गया नीचे का, तो 5 दूना 10 यूनिट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो आप यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ यूनिट कैसे निकाल सकते हैं। उसका हम पावर यूज करेंगे, कितने दिन के लिए यूज हो रहा है उसको हम यूज करेंगे, कितने टाइम के लिए यूज हो रहा है उसके बारे में हम जानेंगे और उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। आपको डायरेक्ट नंबर ऑफ यूनिट मिल जाएगा बिजली बिल का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए। देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या है। 220 वोल्ट जनरेटर से एक बल्ब जुड़ा हुआ है जिससे 0.5 एम्पियर का एक धारा प्रभावित हो रहा है, तो बल्ब का शक्ति क्या होगा, बल्ब का पावर क्या होगा, आपको निकालना है। शक्ति मतलब पावर, अब पावर का यूनिट क्या होता है, वाट होता है। चारों ऑप्शन आपको वाट में दिया गया है। ठीक है, तो जो जो चीज़ आपको दिया हुआ है पहले लिख लीजिए। 220 वोल्ट का जनरेटर है, यानी वोल्ट दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है
220 वोल्ट का दिया हुआ है। करंट कितना दिया हुआ है, करंट को हम आई से डिनोट करते हैं, 0.5 एम्पियर का दिया हुआ है। आपको एट द लास्ट पावर निकालना है, यानी शक्ति निकालना है। तब सबसे पहले इसका फार्मूला पता होना चाहिए कि क्या दिया हुआ है, हमको कहाँ जाना है, सब चीज़ पता होना चाहिए। आपको हम एग्जाम्पल देते ससुराल वाला, ठीक है। तो पावर का फार्मूला होता है VI, मतलब कितना उसका पोटेंशियल डिफरेंस है, कितना वोल्ट है, उसके बारे में जानना पड़ेगा पहले। उसके बाद कितना करंट प्रभावित हो रहा है, उसके बारे में जानना पड़ेगा। क्वेश्चन में आपको दोनों दिया हुआ है, देखिए वोल्ट भी दिया हुआ है 220 वोल्ट का, कितना करंट फ्लो कर रहा है 0.5 एम्पियर का, दोनों दिया हुआ है। आप डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको डायरेक्ट पावर मिल जाएगा, शक्ति मिल जाएगा उस बल्ब का। कितना इसका आंसर होगा, V कितना दिया हुआ है 220 वोल्ट का दिया हुआ है। करंट कितना है 0.5 एम्पियर का, 0.5 को हम 1/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 220 गुना 1/2 कितना बार में चल जाएगा, 110 बार में कट जाएगा, यानी आपका 110 वाट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। पावर को आप और भी मैग्नीफाई कर सकते हैं और भी इसको तोड़ सकते हैं। कैसे, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, कौन सा, इस फार्मूला को भी याद रखिएगा, पावर बराबर VI। आपने फार्मूला पढ़ा होगा, फार्मूला नहीं बोलेंगे, एक नियम पढ़ा होगा हुक्स लॉ के बारे में, जहां पे हम बोलते हैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I का, यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस है दो तारों के बीच में का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट का, यानी धारा का। जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं, स्थिरांक का साइन हटाते हैं ना, तो V बराबर एक कांस्टेंट उतरता है। कांस्टेंट कौन सा है, यही R है। R क्या है, R आपका रेजिस्टेंस हमें मानते हैं, प्रतिरोध को मानते हैं। तो V बराबर IR इसका फॉर्मूला होता है, किसका, हुक्स लॉ का। इसको अभी के लिए आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अभी हम फॉर्मूला क्या बताए थे, प्रेशर का, सॉरी पावर का फॉर्मूला बताए थे VI, ठीक है। आप इसमें पुट कर दीजिए VI में, V का वैल्यू क्या है, IR है। तो पावर बराबर V की जगह IR पुट कर दीजिए, IR गुना I। तो इसी फार्मूला को आप कैसे लिख सकते हैं, I गुना I क्या हो जाएगा, I का स्क्वायर हो जाएगा इंटू R हो जाएगा। कुछ इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। फार्मूला क्या बताया आपको पावर का, पहला फार्मूला बताया P इक्वल टू VI, दूसरा फार्मूला बताया P इक्वल टू I स्क्वायर इंटू R, ठीक है। दोनों फार्मूला को आप रट के रखिएगा, कहीं भी यूज हो सकता है। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है, ये सवाल तो हो गए। नेक्स्ट सवाल है, यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में बताना है। गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताना है। ऑप्शन है बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, या फिर समान बना रहेगा। यहाँ पर सबसे पहले गुरुत्वीय बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, पहले आपको मालूम होना चाहिए। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है Gm1 m2 बाई R स्क्वायर। और यहाँ पे कौन क्या चीज़ है ना, पहले आपको जानकारी होना चाहिए। जो आपका कैपिटल G है, ये आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। इसका वैल्यू कोई भी प्लैनेट लीजिए, कोई भी ग्रह ले लीजिए, सभी जगह G का वैल्यू यानी कैपिटल G का वैल्यू स्थिर होता है, कांस्टेंट होता है। तो इसका वैल्यू कितना होता है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 होता है। इसका यूनिट भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इसका यूनिट होता है, किसका, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, यानी G का वैल्यू। और इसका वैल्यू भी याद रखिएगा 6.67 इंटू 10⁻11 होता है। M1 और M2 जो भी दो प्लैनेट के बीच या फिर जो भी दो वस्तुओं के बीच आप ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना चाहते हैं ना, तो उसी दोनों वैल्यू को यानी उसी दोनों मास को पुट कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है। और R क्या है, दोनों पार्टिकल यानी दोनों वस्तुओं के बीच का जो डिस्टेंस है, दूरी है, उसी को पुट कर दीजिए। आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है दोनों वस्तुओं का बीच का डिस्टेंस का, यानी जो फोर्स है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R स्क्वायर का। अगर आप दूरी यहाँ पे बढ़ा दोगे ना, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अपोजिट रिलेशन है, यानी आपका फोर्स बढ़ाने पे जो आपका दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका कम हो जाएगा।
जब भी फोर्स आपका कम होगा तो दोनों का बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा। यही तो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आपका। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा है कि दो कणों का बीच की दूरी को बढ़ा दिया जाता है। जब भी दो कणों का बीच का दूरी को बढ़ा दोगे ना तो आपका फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, फोर्स का वैल्यू कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, 20 केजी भार की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। उस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा उसके बारे में बताना है। ऑप्शन देख लीजिए, किया गया कार्य का यूनिट क्या होता है, जूल में लिखते हैं। चारों ऑप्शन आपका जूल में दिया हो गया है। सबसे पहले क्या चीज दिया हुआ है उसके बारे में लिख लीजिए। मास दिया हुआ है कितना, द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, 20 केजी का दिया हुआ है, लिख लीजिए। कितने हाइट तक उठाया जाता है उसके बारे में लिख लीजिए। तो 2 मीटर ऊंचाई तक उठाया जाता है, हाइट आपका 2 मीटर का दिया हुआ है। ठीक है, और उस वस्तु पे गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा कितना कार्य किया गया है उसके बारे में बताना है। मान लीजिए 20 ग्राम द्रव्यमान का या फिर 20 केजी द्रव्यमान का एक वस्तु है। इस वस्तु को पृथ्वी के सरफेस से 2 मीटर ऊंचाई तक उठाया गया है। तो आपको गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा कितना कार्य किया गया है उसके बारे में बताना है आपको। तो गुरुत्वाकर्षण बल का कार्य उतना ही होगा जो कि उसका स्थितिज ऊर्जा होगा। और स्थितिज ऊर्जा का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे। स्थितिज ऊर्जा का होता क्या है, mgh, यानी उस वस्तु का मास कितना है, उस वस्तु को पृथ्वी के सरफेस से कितना उठाया गया है, और साथ साथ में g का वैल्यू यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी गुरुत्वीय त्वरण का वैल्यू कितना होता है पृथ्वी के सरफेस पे। तो पृथ्वी के सरफेस पे गुरुत्वीय त्वरण का वैल्यू 9.8 होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सभी के सभी का वैल्यू आपको पता है, मास का भी पता है, जी का भी पता है, एच का वैल्यू पता है। तो आप इस फार्मूला में पुट कीजिए, डायरेक्ट आंसर निकालिए क्या होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी यानी आपका स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला mgh। m क्या है, मास है, कितना दिया हुआ है 20 केजी का है, 20 पुट कर दीजिए। g का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, लेकिन इसको हम ले लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब पता है ना कि g का वैल्यू 10 कैसे आता है, आपको हम पहले भी बताए थे। ठीक है, अभी आप यहाँ के लिए याद रखिए कि g का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो g का वैल्यू कितना लेना है, 10 पुट कर दीजिए। h का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 2 मीटर है, 2 पुट कर दीजिए। कितने इसका आ जाएगा, 20 गुना 10, 200 गुना 2 यानी 400 जूल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh होता है। एक होता है काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv²। दोनों फार्मूला को ध्यान में रखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी का और काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, और आज का लास्ट सवाल। आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा, साथ साथ में वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, पृथ्वी के केंद्र पर एक पिंड का भार क्या होगा आपको बताना है। क्या पिंड का भार अपरिवर्तित रहेगा यानी अनचेंज रहेगा, या फिर पहले से कम हो जाएगा, या फिर जीरो हो जाएगा, या फिर बढ़ जाएगा। कहाँ पे बताना है, पृथ्वी के केंद्र में बताना है, पृथ्वी का सेंटर में बताना है। अभी आपको हम बताए हैं कि पृथ्वी के सरफेस पे, ये आपका पृथ्वी का सरफेस है, तो पृथ्वी के सरफेस पे जी का वैल्यू क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इसको हम कभी कभी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसको हम यूज करते हैं, जैसे कि हम पिछला सवाल में यूज किए थे। ठीक है, तो आपको बताना है कि पृथ्वी के केंद्र पर एक पिंड का भार क्या होगा, भार मतलब उसका वेट क्या होगा उसके बारे में बताना है। और वेट का फॉर्मूला क्या होता है, वेट बराबर होता है m इंटू जी। m क्या है, मास है यानी द्रव्यमान है, और g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है यानी गुरुत्वीय त्वरण है। ठीक है, आपके पास हमको 5 सेकेंड का टाइम हम देते हैं, इसी 5 सेकेंड में आप इसका आंसर दीजिए, इसका क्या होगा।
सबसे पहले आप यहाँ पे देखो, इस फॉर्मूला में वेट बराबर क्या होता है, मास इंटू जी, यानी मास आपका, द्रव्यमान आपका अलग अलग प्लैनेट पे सेम होता है। अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान, किसी वस्तु का मास पृथ्वी के सरफेस पे यानी अर्थ के सरफेस पे 10 kg का है ना, तो मून का सरफेस पे यानी चंद्रमा के सरफेस पे उसका जो मास है वो भी आपका 10 kg का होगा। सबसे पहले आपको इसके बारे में जानना है। सेकेंड चीज होता है उसका वेट यानी उसका भार। दोनों में डिफरेंस समझिएगा, वेट और मास में डिफरेंस क्या होता है, यानी भार और द्रव्यमान में अंतर क्या होता है। आपको बता चुके हैं कि मास आपका कहीं भी चेंज नहीं होता है, यानी द्रव्यमान आपका कहीं भी चेंज नहीं होगा, चाहे आपका पृथ्वी हो या फिर चंद्रमा हो, लेकिन वेट आपका चेंज होता है। वेट बराबर क्या होता है बता चुके हैं, mg। तो जो g का वैल्यू है ना, ये अलग अलग सरफेस के लिए, अलग अलग प्लैनेट पे, पृथ्वी हो, चंद्रमा हो, फिर सैटर्न हो यानी शनि हो, अलग अलग प्लैनेट के लिए अलग अलग होता है। इसी g का वैल्यू हम निकालने के लिए प्रयास करते हैं। आपको हम बता चुके हैं पृथ्वी के सरफेस पे कितना होता है, 9.8 होता है। आपको हम इस सवाल में वेट कहाँ पे पूछे हुए हैं, पृथ्वी के सेंटर में पूछे हुए हैं कि इसका वेट क्या होगा। हम मान लेते हैं पृथ्वी का एक फिगर बना लेते हैं। मान लीजिए ये आपका अर्थ का सरफेस है, पृथ्वी का सेंटर हम यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे पृथ्वी का क्या है, सेंटर है। तो यहाँ पे आप अर्थ के सरफेस से या ऊपर जाइए या फिर अर्थ के सरफेस से नीचे आइए, दोनों तरफ आपका जी का वैल्यू कम होता है। आप पृथ्वी के सेंटर पे नीचे जाइए, तो नीचे आने पे पृथ्वी के सेंटर पे यानी पृथ्वी के केंद्र पे जी का वैल्यू आपको 0 मिलेगा। आप पृथ्वी के सरफेस से यानी पृथ्वी के सतह से ऊपर जाइए, जब भी आप इन्फिनिटी हाइट पे पहुँचते हैं ना, तो वहाँ पर भी आपको जी का वैल्यू 0 मिल जाएगा। दोनों तरफ देखिए, ये आपका पृथ्वी का सरफेस है, यहाँ पे आपको 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का यहाँ पे वैल्यू मिल गया। तो यहाँ से ऊपर जाइए फिर यहाँ से नीचे आइए, दोनों तरफ जी का वैल्यू घटेगा, यानी पृथ्वी के सरफेस पे जी का वैल्यू आपको 0 मिल चुका है। हमको क्या बताना था, पृथ्वी के केंद्र पर पिंड का भार क्या होगा, वेट बराबर mg। इसका मास तो सेम होगा, लेकिन पृथ्वी के सेंटर पे जी का वैल्यू क्या है, 0 है। इसीलिए पृथ्वी के सेंटर पे, पृथ्वी के केंद्र पे वेट क्या हो जाएगा, भार क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा कि पृथ्वी के सेंटर पे पूछ रहा है, पृथ्वी के सरफेस पे पूछ रहा है, या फिर पृथ्वी के सरफेस से इन्फिनिटी हाइट पे पूछ रहा है। ठीक है, कैसा क्वेश्चन पूछता है उसी के अनुसार अपना जवाब दीजिएगा। ठीक है, चलिए आज का हम सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत।